Hello everyone. In this video we are going to discuss about the nucleus. Nucleus is also known as brain of the cell. अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये एक सेलुलर कंपोनेंट है जो कि सेल में सेंट्रली लोकेटेड होता है. सो इट इज अ सेलुलर कंपोनेंट which is located at the center. It is centrally located. सेल में हम देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो सेल का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है. इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है. सो जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. हमने देखा था कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस था. अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था. जेनेटिक मटेरियल एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था. लेकिन प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. सो जो प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल था वो साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड था. जेनेटिक मटेरियल इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, राइट. सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट द न्यूक्लियस विच इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. नाउ वी विल सी दैट व्हाई इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. हमारी बॉडी के सेल्स में जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट कराने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है. कैसे न्यूक्लियस के अंदर होती है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए. डीएनए जो है वो मेन जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी का, राइट. डीएनए से डीएनए बनता है बाय द प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन. और ये जो डीएनए बना है, डीएनए की जो एक और कॉपी बनी है, जो उसका रेप्लिका बना है, ये आगे बनाता है आरएनए बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. और ये जो आरएनए फॉर्म हुआ है बाय द डीएनए, ये आगे चल के बनाता है प्रोटीन, राइट, बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन. सो एक बार यहाँ पे सारे प्रोसेसेस लिख लेते हैं. डीएनए से डीएनए बनता है बाय द प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन. रेप्लिका बनता है, रेप्लिका मतलब कि कॉपी बनना. रेप्लिका मींस कॉपी बनना. डीएनए से आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन, राइट. अब ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं इनको मिलके हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा. सेंट्रल डॉग्मा. पूरी की पूरी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो इस सेंट्रल डॉग्मा पे ही प्लेस्ड है. और इस सेंट्रल डॉग्मा को किसने प्रपोज करा था? दिस मॉडल इज प्रपोज बाय द फ्रांसिस क्रिक. क्रिक ने इसे प्रपोज करा था. अब हमने देखा कि डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से बने प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक है. और जो हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उनके लिए हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं. तो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में. प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं. तो जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं इन नेचर. तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है. तो एंजाइम जो है प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट सम फ्यू लाइक राइबोजाइम. राइबोजाइम राइबोजाइम का जो एंजाइम है वो प्रोटीनेशियस नहीं होता नेचर में. उसका जो नेचर होता है वो आरएनए होता है, राइट. तो न्यूक्लियस के पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे सेल्स के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को कंडक्ट कराती है.
right? तो न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन necessary to conduct most of the cell functions. Okay, और न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच हाउस द डीएनए. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट? इसीलिए हमने बोला कि न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन होता है एक सेल का. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है फंक्शंस को डायरेक्ट कराता है. इसीलिए न्यूक्लियस को एक और नाम भी दिया जाता है. क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है ना, डायरेक्टर ऑफ द सेल. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी के फंक्शंस को, इसीलिए हम इसे डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस जो है सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था इन 1831 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न. सो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था इन 1831 और रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर करा था, नॉन लिविंग सेल को जो है डिस्कवर करा था, राइट? अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें हम दो चीजों को देखेंगे. एक हम न्यूक्लियर एनवेलप को देखेंगे, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म को. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जितना भी फ्लूइड या मैट्रिक्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. तो अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. इसमें एक इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है, और कुछ कुछ स्पेसिस पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है. उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं. और इनका क्या फंक्शन होता है, ये ट्रांसफर कराती है मटेरियल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, राइट? तो न्यूक्लियर एनवेलप की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, दैट इज वन इनर मेम्ब्रेन एंड वन आउटर मेम्ब्रेन. और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस में होती है. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक रफ अपीयरेंस जो है वो शो होता है माइक्रोस्कोप के अंडर. तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. कुछ कुछ प्लेसेस पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसपे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, जिनका क्या फंक्शन होता है, ये ट्रांसफर कराती है मटेरियल्स का बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. कौन कौन से मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होते हैं, मेनली आरएनए एंड प्रोटीन्स. इन दोनों चीजों का ट्रांसफर होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइट? तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड या मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, आयंस एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, राइट? न्यूक्लियोप्लाज्म के हम फर्दर दो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, दैट इज न्यूक्लियोलस एंड सेकेंड इज क्रोमेटिन. तो न्यूक्लियोलस क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. ये एक नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी है इनसाइड द न्यूक्लियस. ये एक कोई भी ऑर्गेनली नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, ये एक न्यूक्लियोप्लाज्म का ही या न्यूक्लियस का ही पार्ट है, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और ये एक नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी है. एंड इट इज द हाईली स्टेन्ड स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस. हाईली स्टेन्ड स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस. हाईली स्टेन्ड स्ट्रक्चर हम इसे क्यों बोल रहे हैं ये हम अभी देख लेते हैं. अभी अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि डीएनए से आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में ही होता है.
राइट। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में होता है। तो आरएनए जो है वो फर्दर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आरआरएनए, एमआरएनए और तीसरा टीआरएनए, राइट। 3 टाइप के आरआरएनए होते हैं। तो न्यूक्लियस में जहां पर बहुत सारा आरआरएनए बन रहा होगा वो जगह जो है वो डेंसली स्टेन्ड होगी, जिसे ही हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस में जहां पे डीएनए से बहुत सारा आरआरएनए की सिंथेसिस हो रही होगी उसे ही हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। जब हम न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जहां पे आरआरएनए की सिंथेसिस हो रखी होती है वो जो स्ट्रक्चर है वो डेंसली हमें स्टेन्ड मिलता है। इसी उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। सो इट इज द हाईली स्टेन्ड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस का एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके का होता है। तो ये जो है ये पूरा न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये जो है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, राइट। ये जो है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये जो है इसके बाहर वाली जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है। 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये कॉन्टिन्यू है विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो लोकेटेड है, राइट। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हमने पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला था। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, फ्लूइड होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन क्या होता है? इट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए और न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स जो है वो आउटर मेम्ब्रेन पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो लोकेटेड होते हैं। तो ये एक जो है न्यूक्लियस का डायग्राम है। इट इज अ डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो अब हमने जो पिछली स्लाइड में देखा न्यूक्लियोलस के बारे में एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियोलस क्या है? दे आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। The content of nucleolus is continuous with the rest of nucleoplasm as it is not a membrane bound structure। ये कोई membrane bound structure नहीं है। इसका जो content होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही continuous उसमें होता है। It is a site for active ribosomal rRNA synthesis, right? राइबोसोमल आरआरएनए होता है ना, आरआरएनए हम किसे बोलते हैं? इट इज राइबोसोमल आरएनए। सो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है और लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर हमने देखा कि जो डीएनए से आरआरएनए बना है कहां पे? न्यूक्लियोलस के अंदर। डीएनए से क्या बना है? आरआरएनए बना है न्यूक्लियोलस के अंदर, राइट। अब फिर क्या होगा कि जो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट थे वहां से साइटोप्लाज्म से क्या होगा? सपोज कर लो कि ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो ये वाला स्पेस है इसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला है और यहाँ पे जो है ये आरआरएनए की सिंथेसिस हो चुकी है। अब ये एक सेल है पूरा का पूरा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, राइट। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू एंट्री करते हैं और आरआरएनए और प्रोटीन्स मिलके क्या बना लेते हैं? राइबोसोम बना लेते हैं। आरआरएनए और प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं? दे मेक राइबोसोम। और राइबोसोम क्या है? राइबोसोम हमने किसे बोला है? प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। सो इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री। तो जिस सेल में प्रोटीन्स ज्यादा बनते हैं उसमें ज्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे और जिस सेल में कम प्रोटीन्स की जो है वो चाहिए उन्हें उसमें कम न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट होंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स
उसी हिसाब से जो न्यूक्लियोलस है वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल के अंदर, राइट। अब हम जो दूसरा कंपोनेंट है वो है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक बार सेल साइकिल की तरफ देख लेते हैं। सेल साइकिल क्या है? हमारा जो सेल होता है उसे डिवाइड करना पड़ता है। सेल जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवीजन शो करते हैं और नए सेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली बनते रहते हैं। ये हमने सेल थ्योरी में भी देखा था, राइट। तो सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल क्या है? ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है। इट इज अ सीरीज ऑफ events a cell has to pass a cell has to pass for division। किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए कई सारे इवेंट्स से पास करना पड़ता है, उसे ही हम सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल जो है उसके दो फेजेस होते हैं। सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। क्यों हम इसे प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं? क्योंकि इंटरफेज जो है इसमें कोई भी सेल की डिवीजन नहीं होती है। इंटरफेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए। और एम फेज जो है इसे हम एक्चुअल डिवीजन फेज भी बोलते हैं। एक्चुअल डिवीजन फेज। एम फेज में जो सेल है वो एक्चुअल में डिवाइड करता है। सो इंटरफेज में जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए, और एम फेज में वो एक्चुअली डिवाइड करता है। इंटरफेज जो है वो आगे फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है, G1 फेज, S फेज और G0 फेज, राइट। और एम फेज के भी आगे 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये पूरी सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ये जस्ट एक समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूं। तो जो सेल साइकिल है उसमें एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। तो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम हमने किसे बोला है? हमें पता है कि जो हमारे ह्यूमंस का डीएनए होता है, राइट, ह्यूमन का जो डीएनए है, अगर हम उसकी लेंथ के बारे में बात करें सो इट इज 2.2 मीटर लॉन्ग। 2.2 मीटर लॉन्ग होता है ह्यूमन का डीएनए। लेकिन जो न्यूक्लियस है उसका तो इतना साइज नहीं है। न्यूक्लियस का जो साइज है वो तो स्मॉल है ना। तो जो डीएनए है अब वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो डीएनए है उसको क्या करना पड़ता है? अपने आप को प्रॉपरली पैक करना पड़ता है ताकि वो इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्लेस हो जाए। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए जो है वो अपने आप को कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर लेता है और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। तो डीएनए जो है वो अपने आप को बाइंड कर लेता है अराउंड सम प्रोटीन्स, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये 2 टाइप के प्रोटीन्स जो हैं ये हमें मिलते हैं। डीएनए जो है इसके अराउंड क्वाइल हो जाता है। सपोज कर लो ये एक लॉन्ग डीएनए है और ये बहुत सारे प्रोटीन्स के अराउंड जो है वो क्वाइल हो जाता है और प्रॉपरली पैक होके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन हम किसे बोलते हैं? क्रोमेटिन जो है वो लूजली कंडेंस जो है वो फॉर्म है, लूजली कंडेंस फॉर्म है। इट इज नॉट प्योरली कंडेंस फॉर्म, इट इज सेमी कंडेंस फॉर्म। जो क्रोमेटिन है वो ऐसे ही इंटरफेस में रखा हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर। वो कंडेंसली पैक्ड नहीं होता, वो लूजली पैक्ड जो होता है वो होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, जब एक्चुअल डिवीजन हो रही होती है, तो जो ये क्रोमेटिन है ये अपने आप को प्रॉपरली कंडेंस कर लेता है इनटू द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमने किसे बोला? उस क्रोमेटिन को बोला जो कि अपने आप को प्रॉपरली पैक कर चुका है।
प्रॉपरली कंडेंस कर चुका है। तो प्रो फेज में क्या होता है, प्रो फेज में जो ये क्रोमेटिन होता है ये अपने आप को कंडेंस करना शुरू कर देता है, और मेटा फेज में ये अपने आप को एकदम अच्छे से क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाता है जो क्रोमेटिन होता है। इसीलिए अगर हमें कभी भी क्रोमोसोम की स्टडी करनी होती है तो हम उसको कौन सी फेज पे करते हैं, हम उसको मेटा फेज पे करते हैं ऑफ द सेल साइकिल, राइट। तो ये डिफरेंस है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बीच में। तो क्रोमेटिन क्या है, इट इज अ एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक धागे का गुच्छा है जो कि आपस में उलझा हुआ है, राइट। क्रोमेटिन इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है, न्यूक्लियो का मतलब है जेनेटिक मटेरियल, दैट कैन बी आरएनए और डीएनए, और प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन। So it is a nucleoprotein fibers which are loosely condensed during the interphase. Interphase मतलब कि preparatory phase, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर सेल डिविजन। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम जो है दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही और ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही, लेकिन क्रोमेटिन जो है वो लूजली कंडेंस है, वो एंटेंगल्ड है, वो उलझा हुआ है, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। लेकिन क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपर शेप में होते हैं, है तो ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बट उनकी एक प्रॉपर शेप है, राइट। सो दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिविजन, ये हमें सिर्फ सेल डिविजन में मिलते हैं, दैट इज द एम फेज में हमें ये मिलते हैं। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के मिलके बने हुए होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन, राइट। सो ये एक डायग्राम है जिसमें ये दिखा रखा है कि जब इंटरफेस होएगा, जब प्रिपरेटरी फेज चल रहा होगा, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लूजली कंडेंस होते हैं, तो उन्हें हम क्रोमेटिन बोलते हैं। वो ऐसे ही इनसाइड द न्यूक्लियस स्कैटर्ड होते हैं, एंटेंगल्ड होते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, दैट इज एम फेज, जब एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा होता है एम फेज में, तो जो ये क्रोमेटिन है ये एकदम कंडेंस फॉर्म में आ जाता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रोमोसोम का पूरी की पूरी शेप कैसी होती है या कितने टाइप्स के जो हैं हमें क्रोमोसोम मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।